वश एक ऐसा जादू जो दिमाग नहीं रूह तक को बांध देता है। जिस पर वश हो जाए उसकी जिंदगी अपनी नहीं रहती। रात का टाइम है, चारों तरफ सन्नाटा। एक पुरानी हवेली जंगल के बीच खड़ी है। हवा से दरवाजे चर्र चर्र की आवाज कर रहे हैं। इसी हवेली में आता है आदित्य, उसकी वाइफ रश्मि और छोटी बेटी अन्नी। आदित्य को यह हवेली विरासत में मिली है। सोचता है क्या ही प्रॉब्लम होगी, थोड़ा रेनोवेट करके शिफ्ट हो जाएंगे। पर उसे नहीं पता यह हवेली एक ऐसा जाल है जिसमें जाने वाला इंसान जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। पहली रात सब फर्नीचर सेट कर रहे होते हैं। एनवी बार बार खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकती रहती है। रश्मि पूछती है, बेटे वहां क्या देख रही हो? अन्वी धीरे से कहती है, मुम्मा, वहां एक आंटी खड़ी हैं, मुझे बुला रही हैं। रश्मि खिड़की से बाहर देखती है, कुछ भी नहीं, बस अंधेरा और सूखे पेड़। वो इग्नोर कर देती है, बट उसी वक्त हवा तेज चलती है और दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। रात को 2 बजे आदित्य नींद से उठता है। उसकी आंखें भारी हैं, पर उसका शरीर अपने आप चलने लगता है। वो गलियारे में जाता है और दीवारों पर देखता है। एक लड़की अपने नाखून दीवार पर घिस रही है। ये देखकर आदित्य डर से कांपने लगता है। उसकी आंखें डर से फट जाती हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम अब मेरे हो। वो पलटता है। एक औरत काले कपड़े में, उसका चेहरा आधा जला हुआ और आंखें लाल। आदित्य जोर से चीखता है, पर कमरे में वापस आते ही अचानक सब नॉर्मल। अगले कुछ दिनों में आदित्य बदलने लगता है। कभी घंटों अकेले बैठा रहता है, कभी रश्मि पर चिल्लाने लगता है। उसे ऐसा लगता जैसे हर वक्त कोई उसके पीछे है। उसे एहसास होने लगा कि अब वो नहीं बचेगा। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। रश्मि डर जाती है। एक दिन उसने अन्वी को कमरे में अकेला देखा। वो हंस रही थी। उसने पूछा, किससे बात कर रही हो? अन्वी बोली, पापा के दोस्त से, वो जो यहां पहले रहते थे। रश्मि का खून जम जाता है। रश्मि गांव के एक बुजुर्ग पुजारी से मिलती है। वो बताता है, ऐसा पहले एक तांत्रिक और उसकी पत्नी के साथ हुआ था। तांत्रिक ने अपनी शक्ति के लिए अपनी ही पत्नी की बलि दे दी थी। उस औरत की आत्मा यहां फंसी हुई है और अब वह हर मर्द को अपने वश में करती है। पुजारी कहता है, आदित्य उसके वशीकरण में आ गया है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। उस रात आदित्य पूरी तरह से कंट्रोल में चला जाता है। उसकी आंखें काली, शरीर कांप रहा है। वो रश्मि को पकड़कर कहता है, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। तुम लोगों की बलि चढ़ाकर मैं सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। कमरा अंधेरा हो जाता है। एनवी कॉर्नर में बैठी रो रही है। रश्मि हिम्मत करके अन्वी को पकड़ती है और पूजा के कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ती है, वो औरत का चेहरा और भयानक होता जाता है। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती है।
आदित्य उस जगह पर है जहां सालों पहले पुजारी ने अपनी पत्नी की बलि दी थी और फिर अचानक सब गायब। गांव वाले हवेली का दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर बस सन्नाटा। दोस्तों, कहते हैं कि शहरों की तरह गांवों की भी अपनी कहानियां होती हैं, कुछ ऐसी जो सालों बाद भी लोगों की रूह तक दहला देती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी घटना जो जुड़ी है शाम के 7 बजे से। और अगर आप कभी किसी गांव की सुनसान पगडंडी पर उस वक्त अकेले हों तो शायद ये कहानी आपको याद आ जाए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। साल था 2019। यहां रहती थी एक लड़की, सबा। उम्र सिर्फ 21 साल। पढ़ाई के लिए शहर में रहती थी, लेकिन छुट्टियों में अक्सर अपने गांव आती थी। गांव उसे बहुत प्यारा था, लेकिन गांव वालों की एक अजीब मान्यता थी। शाम 7 बजे के बाद गांव के बाहर वाली पगडंडी से कोई मत गुजरना। वहां एक औरत दिखाई देती है और जो उसे देख ले वो फिर कभी घर नहीं पहुंचता। सबा इन सब बातों को सुनी सुनाई अंधविश्वास मानती थी। एक दिन उसकी चचेरी बहन रजिया ने कहा, देख सबा, कोशिश करना कि 7 बजे से पहले घर पहुंच जाया कर। लोग कहते हैं उस वक्त उस पगडंडी पर कोई औरत दिखती है। सबा हंस दी। ओ प्लीज रजिया, ये सब गांव वालों के डराने के किस्से हैं। आजकल भूत प्रेत जैसी चीजें कहाँ होती हैं। रजिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। 18 नवंबर 2019 सोमवार का दिन। उस दिन सबा शहर से अपने गांव लौट रही थी। बस उसे गांव के चौक तक छोड़कर चली गई। वहां से उसका घर आधे घंटे की दूरी पर था और रास्ता वही सुनसान पगडंडी। जब उसने चौक की घड़ी पर नजर डाली, टाइम था 6:59 शाम। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और दूर से आती उल्लुओं की आवाज। सबा ने कदम तेज कर दिए, लेकिन तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर नंबर अनजान था। उसने सोचा शायद गांव से कोई रिश्तेदार होगा। फोन उठाया और दूसरी तरफ से सिर्फ एक भारी खौफनाक आवाज आई, सबा, तू घर नहीं पहुंचेगी। सबा सिहर गई, कौन है? लेकिन जवाब में बस ठंडी हवा और एक लंबी डरावनी हंसी सुनाई दी। सबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल बैग में रखकर तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। थक थक थक। वो पलटी, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा और झाड़ियां थीं। सबा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। तभी पगडंडी के मोड़ पर उसे एक औरत दिखाई दी। लाल साड़ी में लंबे खुले बाल और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। सबा ने पलकें झपकाईं, लेकिन औरत वहीं खड़ी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सबा चीख पड़ी और दौड़ने लगी, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था कि वो औरत उसके पीछे भाग रही है। उसके पैरों की आवाज, उसकी सांसें, सब सबा के कानों में गूंज रही थीं। कुछ ही देर में सबा ठोकर खाकर गिर पड़ी। तभी एक हाथ सबा की तरफ बढ़ता है और सबा झटपटाती है,
चारों तरफ सन्नाटा, सब शांत। अगली सुबह गांव वाले उस पगडंडी पर सबा का दुपट्टा और फोन पड़ा हुआ पाए, लेकिन सबा कहीं नहीं थी। लोगों ने तलाश की, पुलिस भी आई, लेकिन सबा का कोई सुराग नहीं मिला। आज तक उस गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई शाम 7 बजे उस पगडंडी से गुजरता है तो उसे वही औरत दिखाई देती है। आरव पहली बार अपने पुश्तैनी गांव बनगांव आया था। शहर की भागदौड़ और ऑनलाइन दुनिया से दूर ये गांव पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था, जहां रात इतनी गहरी होती कि चांद भी डर जाए। दादी ने उसे गर्म दूध देते हुए कहा, शाम होते ही बाहर मत निकलना बेटा, और अगर कोई जाना पहचाना दिखे तो उसके पैरों पर नजर डालना। आरव मुस्कुराया। दादी, ये सब पुरानी बातें हैं, अब वो जमाना नहीं। दादी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक लंबी सांस भरी। पहली 2 रातें सामान्य थीं। आरव ने गांव की हवा, जंगल और पहाड़ी झरनों का मजा लिया। तीसरी रात कुछ अलग थी। बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमकती। आरव अपने कमरे में बैठा फोन चला रहा था, तभी बाहर से किसी ने आवाज दी, आरव, मैं हूं मम्मी, दरवाजा खोलो, तुम्हारा फोन नीचे गिर गया है। आरव ठिठक गया। मम्मी? वो तो देहरादून में है। वो खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर एक औरत खड़ी थी, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन कुछ तो गलत था। उसकी आंखें बिल्कुल भावहीन थीं। आरव दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी उसे दादी की बात याद आई। पहले उसके पैरों पर नजर डालना। उस मां के पैर उल्टे थे, सीधे शरीर के साथ, एड़ियां आगे और उंगलियां पीछे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर बाहर से एक धीमी फुसफुसाहट आई, देख लिया ना? आरव दरवाजा बंद करके दादी के कमरे की ओर दौड़ा। दादी पहले से जाग रही थी, हाथ में राख और चुटकी भर मिट्टी लेकर। वो बोली, वो छलावा है, गांव की सीमा से बाहर मरने वाली आत्मा, जो अब पेड़ के पीछे रहती है, जो शक्लें लेती है और आत्मा छीन लेती है। छलावा अब दरवाजे पर था। धीरे धीरे थपथपाने की आवाज आने लगी, फिर जोर से चिल्लाहट, खोलो ना, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारी मां हूं। दादी ने दरवाजे पर राख छिड़की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी दरवाजे पर एक भयानक पंजा उभरा। लंबी उंगलियां, जलती आंखें खिड़की से झांक रही थीं। आरव और दादी डर के मारे थर थर कांप रहे थे। फिर अचानक सन्नाटा। सूरज की किरणें कमरे में आईं। आरव और दादी बाहर निकले। दरवाजे पर राख बिखरी थी और उसके ऊपर जलते हुए उल्टे पैरों के काले निशान। जंगल की ओर से एक धीमी हंसी गूंजी, मैं फिर आऊंगी। आरव ने सामने देखा, वहां एक पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों में काले धागे बंधे थे। वो पेड़ के पीछे कोई छाया हिली और गायब हो गई। कभी अगर किसी पहाड़ी गांव में शाम के बाद कोई अपना बुलाए तो जवाब देने से पहले उसके पैर जरूर देखना, क्योंकि छलावा सिर्फ दिखता अपना है, असल में वो सिर्फ तुम्हारी आत्मा चाहता। दोस्तों, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हॉरर संडे की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज।